इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा में आपके अंक बेहतर से बेहतर कैसे हो सकें। ये कक्षा साहित्यिक हिंदी के लिए है, इंटरमीडिएट हिंदी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हिंदी में कैसे पाएँ, और पेपर का मॉडल आपको बताता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही पेपर का मॉडल आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न आएगा, गद्य पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न काव्य पर आधारित आएंगे। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य का विकास। तो 5 प्रश्न हिंदी गद्य के विकास से आएंगे और 5 प्रश्न हिंदी काव्य के विकास से आएंगे। और ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। 4 में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प का चयन आपको करना है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि क ख ग घ अंग, ये 5 भागों में विभाजित होगा। आपका पहला प्रश्न 5 भागों में विभाजित होगा। क ख ग घ अंग। अब स्मृति की रेखाएं रचना है। अब इसके आगे 4 विकल्प होंगे, ए बी सी डी। कि स्मृति की रेखाएं नाम की ये पुस्तक है, स्मृति की रेखाएं, ये किसने लिखा है। तो आपको उत्तर कैसे देना होगा। अब एक बात और बताता हूं कि प्रश्न नंबर 1 के 5 खंड क ख ग घ अंग, और प्रश्न नंबर 2 के भी 5 खंड क ख ग घ अंग। और आप पहले पेज पर ये पहला और दूसरा प्रश्न करेंगे। अपनी कॉपी के पहले पेज पर पहला और दूसरा प्रश्न आपको करना है, क्योंकि एक एक लाइन में इनका उत्तर है। तो 10 लाइन आपको पहले ही फर्स्ट पेज पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के उत्तर आपको पहले पेज पर देने हैं, क्योंकि परीक्षक जब आपकी कॉपी देखेगा तो उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो। परीक्षक की सहूलियत के लिए आपको पहले पेज पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 के सारे उत्तर लिख देने हैं। देखो, लिखना अलग बात है और अंक लेना एक कला है। तो अंक लेने की कला आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी, वो मैं बताता हूँ। बहुत साफ सुथरे सुंदर राइटिंग में पहले पेज पर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको लिख देना है। अब लिखना कैसे है, का आएगा, स्मृति की रेखाएं रचना है। 4 विकल्प होगा, ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि क, उत्तर नंबर 1 का क, स्मृति की रेखाएं रचना है। आप लिखोगे महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा, ऐसे आपने लिख दिया। ये ख, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो आपको अपनी उत्तर नंबर 1 का ख लिखना होगा कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, और उनका पूरा नाम लिखना होगा सदल मिश्र। ऐसे आपको उत्तर देना है। ग, चिंतामणि की रचना विधा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो चिंतामणि नाम की पुस्तक है, ये किस विधा की रचना है, मतलब निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, क्या है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। आपको लिख देना है निबंध। घ, पहली कहानी मानी जाती है, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आपको ऐसे उत्तर लिखना है इंदुमती। और क ख ग घ अंग 5वां, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अब ये भारतेंदु युग के लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पुस्तिका का संपादन किया था, पत्रिका का संपादक किया था। तो आप लिख देंगे बाल कृष्ण भट्ट। ऐसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कुछ लोग उत्तर देते समय क्या करते हैं कि उत्तर नंबर 1 का फर्स्ट, ख का सेकंड, ग का थर्ड, घ का फोर्थ बहुत गलत उत्तर है। इस पर आपको नंबर नहीं मिलते, और अधिकतर परीक्षक तो काट दिया करते हैं। इसलिए आप पूरी बात लिखेंगे कि स्मृति की रेखाएं रचना है, डैश करके हाईलाइट करके ब्लैक पेन से महादेवी वर्मा। दूसरा उत्तर, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, हाईलाइट करके सदल मिश्र। इनका ऑप्शन नहीं लिखना है कि ए सही है तो आपने ए लिख दिया, बी सही है तो आपने बी लिख दिया, कट जाएगा, बता दे रहा हूं। इसलिए आपको पूरा पूरा लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 पूरा हो गया। अब 2 में आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2, इसमें भी क ख ग घ अंग 5 हैं, और ये बहुविकल्पीय होगा। उत्तर ए बी सी डी 4 होंगे, जिसमें से एक सही होगा। देखिए, उद्धव शतक एक पुस्तक है, किसकी रचना है। अब आपको यहां लिखना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ख,
महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? अब आप हाईलाइट करके लिखोगे सन 1903 में, और पूरी बात लिख दोगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक सन 1903 में बने। इतना आपको लिखना होगा, तभी उत्तर अंक अच्छे आएंगे। ग देखिए, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? अब साकेत एक महाकाव्य है जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, आपके कोर्स में है। कैकेयी का अनुताप और गीत, दो शीर्षक मैथिली शरण गुप्त के आपके सिलेबस में है। तो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? अब आप लिखोगे उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के 9वें सर्ग में है। ये 9वें सर्ग मतलब 9वें सर्ग में है साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन। मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। ऐसे आपको पूरी बात लिखनी है, हरिवंश राय बच्चन, ब आधा च पूरा च और ना, बच्चन, बच्चन ऐसे लिख दीजिए, बच्चन ऐसे। तो ये 10 के 10 अगर आपके ये सही हो गए तो फिर आपको 90 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, एक बच गया इसमें। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? अब देखो, सन 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक नाम की एक पत्रिका निकाली थी जिसमें 7 कवि थे। 7 कवियों के नाम देख लेना, पता नहीं कैसा प्रश्न आ जाए। 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की थी, और तार सप्तक नाम की पत्रिका के प्रकाशन से ही प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो 43 में तार सप्तक नाम की पत्रिका निकली, सन 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, सन 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, और सन 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ, और चारों के संपादक अज्ञे जी थे। प्रश्न क्या है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? आप लिखोगे दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ डैश करके सन 1951, ऐसे हाईलाइट करके लिखोगे, तब आपको अंक मिलेंगे। अब नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या आएगा? गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि 10 नंबर का होगा। याद रखिएगा, ये सारे 1-1 नंबर के हैं, और हम प्रश्न 3 पर आगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये पूरे 10 नंबर का होगा। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपकी जो हिंदी नाम की पुस्तक है उसमें गद्य, पद्य, संस्कृत खंड और खंड काव्य और कहानी, इस तरह 5 भागों में आपकी वो पुस्तक बटी है। तो गद्यांश में हम आएंगे। प्रश्न नंबर 3 में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, अथवा करके दोनों में से एक करना होगा। एक गद्यांश पैरा होगा, पूरा गद्य का पैरा होगा, और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। आपको गद्य का पूरा पैरा बड़े गौर से पढ़ना है, और नीचे दिए हुए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और वह 5 प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में छिपे हुए हैं। अगर आपने गौर से पढ़ लिया तो निकल आएगा, और लिख जरूर देना है। 5 के 5 कर देंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए। प्रश्न नंबर 4 क्या आएगा? पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब काव्य खंड में आ जाइए। कविताओं में 2 कविताएं पूछी जाएंगी, और दोनों पर आधारित 5-5 प्रश्न नीचे होंगे। आपको क्या करना है कि ये पहचानना है कि ये किस पाठ से कविता आई है, इसके लेखक कौन है। कविताओं में कवि होते हैं, गद्य में लेखक होते हैं। तो आपको ये पहचानना होगा कि ये इस कविता के रचयिता कौन है, कवि कौन है, और किस शीर्षक से आई है, बस। और फिर आपको उसका हिंदी अर्थ निकालना होगा। अगर हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाए तो 5 प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन लिख देना है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें से अंक कटते नहीं हैं, 10 के 10 पूरे मिल जाते हैं। और ये जो गद्यांश है, अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो पाठ नंबर 1 राष्ट्र का स्वरूप, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है अशोक के फूल, और एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में उसे भी देख लेना। तो राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और निंदा रस, 4 अगर आपने देख लिया एक बार, चारों को एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो यही नहीं पता चलेगा कि गद्यांश आया कहाँ से है, इसके लेखक कौन है। और पहला प्रश्न होगा कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब आपको पाठ का नाम नहीं पता होगा, लेखक का नाम नहीं पता होगा, तो पहला प्रश्न जैसे ही गलत हुआ, कॉपी जांचने वाले के मन में एक खराब भावना आ जाती है कि इसे तो कुछ पता नहीं है, फिर वो आपके नंबर काटना शुरू कर देता है। इसलिए संदर्भ बिल्कुल सही आपको लिखना है, बस 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं, इनके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर भी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी जो घनाक्षरी हैं उन घनाक्षरियों को देख लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की पवन दूतिका बहुत सारा है, खड़ी बोली में है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त और श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर नौका विहार और महादेवी जी का एक गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली। और फिर रामधारी सिंह दिनकर में आ जाइए। तो इतने पाठ अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। और लिखना कुछ ना कुछ जरूर लिख देना है बस। 5 नंबर में आ जाइए। 5 नंबर का औखा 2 भागों में बटा है। लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा, गौर कीजिएगा 5 नंबर का होगा। अच्छा, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय बगैर जीवन परिचय के अधूरा होता है। मान लीजिए उसने पूछ लिया कि लेखक का साहित्यिक परिचय में कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय दीजिए, तो आप हेडिंग डाल देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। उसके बाद अगली हेडिंग होगी जीवन परिचय। उनका जीवन परिचय लिखिए और फिर रचनाएं, उनकी रचनाएं लिखिए। तो जीवन परिचय और रचनाएं दोनों मिला करके साहित्यिक परिचय बना देती हैं। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। और अगर आपने 80 शब्दों में लिखना है आपको, 80 शब्द, मतलब कि आप एक पेज में खत्म कर लें। 80 शब्द अगर आपने लिखा तो 8 लाइन में पूरा हो गया, लेकिन 8 लाइन में जरा कम रह जाएगा। तो एक पेज से ज्यादा मत लिखना, नहीं तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। तो ये जीवन परिचय हो गया। 5 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और फिर कवि का जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय आएगा। अब अगर लेखक के जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट की बात करें तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जीवन परिचय में तीसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और चौथा नाम मैं आपको बताता हूँ, वो निंदा रस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई। आप हरिशंकर परसाई को छोड़ दीजिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप इन तीनों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। कवियों के जीवन परिचय की बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण और महादेवी वर्मा, और दिनकर भी देख लीजिएगा। ये 4, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, दिनकर। अब चाहे आगे से पूछा जाए चाहे पीछे से पूछा जाए, इनमें से 2 जरूर रहेंगे। याद रखिएगा कि लगभग कई सेट तैयार किए जाते हैं पेपर के। तो अगर आपके पेपर में नहीं आई कोई बात तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आया ही नहीं होगा, जाने किस किस सेट में वो आ गया होगा। इसलिए कम से कम 3 या 4 तैयार कीजिएगा, तभी बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि कहानी है। ये 5 नंबर का है। तो कहानी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। कहानी है, ये 5 नंबर की पूछी जाएगी। अब कहानियों में क्या करना है आपको, पंचलाइट, कर्मनाशा की हार और बहादुर, 3 कहानियां पढ़ लीजिएगा। और आप पंचलाइट और कर्मनाशा की हार दोनों पढ़ लीजिए तो 5 नंबर की कहानी है, इसमें से 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। याद रखिएगा, जो भी प्रश्न आए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पेज में कहानी का पूरा सारांश लिख दीजिएगा, बस आपको नंबर मिल जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचलाइट कहानी के नायक और नायिका का चरित्र चित्रण, तब आपको चरित्र चित्रण करना पड़ेगा। पंचलाइट कहानी के नायक हैं गोधन और नायिका है मुनरी, तो उनका अपने मॉडल पेपर से, अपनी पुस्तक से तैयार कर लीजिएगा। और कर्मनाशा की हार के नायक हैं भैरव पांडे, उनका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। और बहादुर कहानी का नायक है दिल बहादुर, बहादुर नाम का एक छोटा सा नौकर होता है, उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक पेज में पूरी समरी, पूरा सारांश लिख दीजिएगा। 5 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 7 नंबर की बात करते हैं, खंडकाव्य होगा। अब देखो, ये खंडकाव्य मंडल वाइज चलता है। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। किसी में मुक्ति यज्ञ है, किसी में रश्मिरथी है, किसी में सत्य की जीत है, किसी में श्रवण कुमार है, किसी में त्यागपथी है, किसी में आलोक वृत्त है। ये आप अपने मॉडल पेपर से, अपने टीचर से पता लगा लीजिएगा
कि इन 6 में से कौन आपके मंडल, आपके जिले में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये आएगा स्वपठित खंड काव्य। स्वपठित माने जो आपने पढ़ा हो, स्व माने स्वयं जो आपने पढ़ा हो उसका करना है। ऐसा नहीं है कि आपको श्रवण कुमार की कहानी पता है बस श्रवण कुमार लिख गए, नंबर नहीं मिलेंगे। जो आपके जिले में पढ़ाया जाता है उसी पर आधारित लिखना है, और ये भी 80 शब्दों में लिखना है। और 80 शब्दों का मतलब कुछ ना समझ में आए तो एक पेज में इसकी पूरी समरी, पूरा सारांश लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। 8 नंबर की बात करें, का और खा 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें क्या आएगा, संस्कृत गद्यांश। संस्कृत में एक गद्य है और एक श्लोक, जिन्हें काव्य बोला जाता है, पद्य बोला जाता है। तो संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का आएगा। इसमें से एक भी नंबर कटता नहीं है, बस संदर्भ लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से संस्कृत का गद्य खंड आया है। तो आप संदर्भ लिखोगे, उसमें कोई लेखक नहीं होता, उसमें आप लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के आत्मज्ञ और सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। जो भी पाठ का है उस पाठ का नाम आप लोग लिख देना है, बस आत्मज्ञ और सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालोगे और उसकी पूरी हिंदी में पूरा अनुवाद, पूरी व्याख्या आपको कर देनी है। कहानी लिखने से नंबर न मिलेंगे संस्कृत में। अगर आपने संदर्भ और अनुवाद ठीक से कर दिया तो ये 7 के 7 आपको मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट की बात करें तो संस्कृत गद्य खंड में एक तो संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, जातक कथा और महामना मदन मोहन मालवीय, ये 4 प्रमुख पाठ हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं में से कोई ना कोई 2 आएगा, अथवा करके आपको एक करना है। तो इन 4 पाठों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। फिर खा खंड में संस्कृत श्लोक आएंगे। अब देखो, श्लोक के 3 पाठ हैं आपकी पुस्तक में, ऋतु वर्णनम, सुभाषित रत्नानि और नृपति दिलेपः। तो मेरे हिसाब से नृपति दिलेपः महत्वपूर्ण नहीं है। आप सुभाषित रत्नानि के सारे श्लोकों की हिंदी व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और ऋतु वर्णनम के सारे श्लोकों की हिंदी व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो इन्हीं दोनों में से 2 श्लोक आ जाएंगे, 2 में से 1 का हिंदी अनुवाद आपको संदर्भ सहित करना है। पूरे 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे। 9 नंबर की बात करें, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। अब ये पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने होंगे। अगर आपने कायदे से तैयारी की है तो लिख ले जाएंगे, ये 4 नंबर का है। और नहीं तो कुछ ना कुछ लिख जरूर दीजिएगा। कुछ ऐसे भी परीक्षक होते हैं जो काफ़ी कम पढ़ते हैं और जो लिखा है उसी पर पेन चला करके आधा नंबर तो दे ही देते हैं आपको। तो 4 नंबर का है, अगर 1-1 नंबर दे दिया तो 2 नंबर मिल गया। तो खाली मत छोड़ना है, लिख जरूर देना है कुछ ना कुछ। अब प्रश्न नंबर 10 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 में है 10 का खगा 3 भागों में बटा हुआ है, और रस, छंद और अलंकार, ये प्रश्न नंबर 10 है। रस, अब सभी रस 9 के 9 रस आपके कोर्स में हैं। उसमें श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण और शांत रस। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, 1 लाइन की परिभाषा, 2 लाइन का उदाहरण, तो आपके 2 नंबर पक्के। और आपकी पुस्तक में, आपके मॉडल पेपर में बड़े बड़े 4-4, 5-5, 8-8 लाइन के उदाहरण लिखे हुए हैं। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे रस, छंद, अलंकारों के मैंने बड़े सरल 2-2 लाइन के उदाहरण और कंप्लीट उदाहरण, जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का रस, 2 नंबर के छंद और 2 नंबर के अलंकार। इसमें कोई नंबर कटता नहीं, इसलिए अगर आपको 6 नंबर लेने हैं तो 2-2 लाइन की 1 लाइन की परिभाषा, 2 लाइन का उदाहरण आपको तैयार करना होगा। 11 नंबर में आ जाइए, निबंध। और ये 9 नंबर का है, याद रखिएगा, ये 9 नंबर का है। और इसके लिए 3 से 4 पेज में आपको लिखना होगा, और रूपरेखा के साथ, क्योंकि ये जो 9 नंबर का है, ये नंबर है 2 + 7 = 9, मतलब 2 नंबर की रूपरेखा और 7 नंबर का निबंध। और रूपरेखा कहते हैं निबंध लिखने से पहले हेडिंग बनाना। जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण निबंध आ गया। जो महत्वपूर्ण निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि, और संचार के साधन, और नारी सशक्तिकरण। ये जरूर इतने इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए कि आपके इसमें आ गया कि पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण में आप बनाओगे
कि नंबर 1 प्रस्तावना, ऐसे हेडिंग बनाना पड़ेगा और ऊपर नीचे ही लिखना। नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ, ऐसे बनाओगे। नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में अब आप ऐसे डालोगे का ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फिर ख जल प्रदूषण, फिर ग वायु प्रदूषण और घ मृदा प्रदूषण। इस तरह आपका ये बढ़ता रहेगा। फिर 4 के बाद 5 प्रदूषण से नुकसान, फिर 6 प्रदूषण रोकने के उपाय और फिर 7 उपसंहार। उपसंहार का मतलब समाप्ति, समरी लिख दो 5-6 लाइन में बस। इस तरह अगर आपने ये रूपरेखा बना दी तो 2 नंबर इसके अलग से हैं, और अगर आपने रूपरेखा बना दी तो आप निबंध को 3 से 4 पेज में लिख सकते हो। 10 लाइन में 1 पेज में निबंध लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको 9 नंबर लेना है, 9 में से 7 या 8 नंबर आपको मिलेंगे, तो आपको ये रूपरेखा तैयार करनी है और उसके बाद 3 से 4 पेज में निबंध लिखना है। इतना ध्यान रखिएगा। 1 पेज में लिखने से 1-2 नंबर मिल जाएगा। और आपको अपने विचार लिखने हैं। माना आपके पास विचार अभी कमजोर हैं, कम है, तो आपके पास मॉडल पेपर है, आपके पास पुस्तक है, तैयार कर लीजिए 3-4 निबंध, कोई ना कोई आ जाएगा। अच्छे नंबर लेने हैं तो। अच्छा 12 में आ जाओ। 12 का काम है संधि, ये 3 नंबर की है। अब संधि में क्या है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों संधियां तैयार कर लीजिएगा। 1-1 नंबर की तीनों पूछी जाएंगी और इसमें नंबर कोई कटता नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो 12 का का आपने देखा। अब देखो 12 का खा। 12 का खा में क्या है? 12 का खा में है समास। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब समास में क्या है? अव्ययी भाव, कर्णधारय और बहुव्रीहि, 3 समास आपके कोर्स में हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। व्याकरण मैंने पूरा बहुत कायदे से, बहुत आसान भाषा में और थोड़े में समझाया है, और अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा और उन्हीं में से आएगा, ये कन्फर्म है। फिर प्रश्न नंबर 13 का खा 2 भागों में आएगा। प्रत्यय होगा, ये 2 नंबर के प्रत्यय पूछे जाएंगे। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और दोनों के 1-1, 2-2, कत, कत्वा और तब्यत और अनियर, और इसमें मतुप और वतुप, मतलब 5-6 शब्द अगर आपने कर लिया तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर खा में विभक्ति। अब देखो 2 नंबर की विभक्तियां आएंगी, उसमें बड़े बड़े सूत्र हैं। अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगे, अपि, द्वितीया, ऐसे तैयार करना है आपको कि अगर कहीं अभितः आ जाए, परितः आ जाए, समय आ जाए, निक्षा आ जाए, हा आ जाए, प्रति आए, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। एनांग विकारः तृतीय विभक्ति का सूत्र है। यह सब मैंने व्याकरण में पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में इंटरमीडिएट की ढूंढ लीजिएगा। बहुत कम शब्दों में, कम समय में मैंने ढेर सारी बातें बताई हैं, और वहाँ अगर आप पढ़ लेंगे, अपनी गाइड से, अपने मॉडल पेपर से ही पढ़ लेंगे, तो ये विभक्तियाँ आपके लिए सरल हो जाएंगी, 2 के 2 नंबर देकर जाएंगी। और 14वां और अंतिम प्रश्न आएगा पत्र लेखन, जो कि 8 नंबर का है। याद रखिएगा, ये 8 नंबर का है पत्र लेखन। और पत्र लेखन 2 तरह के होते हैं। पत्र 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक। यह है अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में सरकारी या प्राइवेट या व्यवसाय से संबंधित अन्य ऑफिसों के लिए लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक होते हैं, और अनौपचारिक का मतलब है अपने मित्र को पत्र, सामाजिकता में किसी को पत्र, अपने घरेलू संबंध में किसी को पत्र। तो दोनों में से 1-1 आएगा, अथवा करके आपको 1 करना है। 8 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर कटने ना पाए, इतना ध्यान आपको रखना है। और अगर आपने पत्र लिख दिया तो 7 नंबर तो कहीं ना गए। और अगर आपने साफ सफाई से, अच्छी राइटिंग में, उसका जो मॉडल होता है वो बेहतर होना चाहिए। जैसे मान लो आप जिलाधिकारी को, नगर में सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, जो कि औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा, तो आपको क्या करना है? सेवा में, यहां कॉमा लगेगा और कॉमा के ठीक नीचे
जिलाधिकारी, ऐसे। और जिला चूंकि फारसी का लफ्ज है तो यहाँ पर नुक्ता लग जाएगा, जिलाधिकारी। अब यहाँ पर ये 3 कॉलम में होगा जिलाधिकारी, फिर नीचे लिखा जाएगा कि जिलाधिकारी कार्यालय या कलेक्ट्रेट लिखोगे आप, कलेक्ट्रेट। और फिर अपने जिले का नाम, मान लो लखनऊ का है तो जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कॉमा लखनऊ, और तीसरे कॉलम में लिखोगे जनपद लखनऊ, ऐसे। ये देखो 1 2 3 कॉलम हो गया। सेवा में के बाद कॉमा के नीचे जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ, जनपद लखनऊ। अब यहां लिखोगे विषय। अब विषय में आप लिख देंगे कि जनपद लखनऊ में सफाई की व्यवस्था ठीक करने के संबंध में। उसके बाद फिर यहां लिखेंगे महोदय, महोदय। अब इन्हें संबोधित किया जा रहा है तो यहां संबोधक चिन्ह ऐसे लगाएंगे, महोदय। और उसके बाद फिर यहां से लिखेंगे। और फिर ये जो मॉडल है, जो प्रारूप है, यही देखा जाता है। बाकी आप जो भी चाहो वो सब लिख दो, अपना नाम नीचे नहीं लिखना है। भौदीय लिख करके डेट डाल देनी है। यहाँ जब आप नीचे आओगे सबसे नीचे वाली लाइन में, तो सबसे नीचे वाली लाइन का मॉडल बताता हूँ। आप लिखोगे धन्यवाद, इसे ऐसे लिखोगे, धन्यवाद पूर्ण विराम, और उसके बाद दिनांक और भौदीय ऐसे, या प्रार्थी, जो भी लिखना हो ये एक लाइन में आएगा। और यहाँ पर क ख ग अपना नाम नहीं लिखना है। और यहाँ दिनांक आप कुछ भी डाल दें, मान लो आप डाल दिया 24/2/2025 ऐसे। तो ये इसका पत्र लेखन का प्रारूप ही देखा जाता है। तो इस तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इंटरमीडिएट हिंदी में आप अच्छे अंक कैसे लाएं। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली, अब भी समय है, अब भी समय है, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए हिंदी को। अगर आपको 90 नंबर लेना है तो